नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। इस वक्त बिहार में एक कत्ल का मामला सुर्खियों में है। यह कत्ल कोई मामूली इंसान का कत्ल नहीं है, बल्कि एक नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कत्ल का मामला है। रोहतास जिले में एक नगर परिषद आता है जिसका नाम है डेहरी डालमिया नगर विकास परिषद, और इसी विकास परिषद के ईओ हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार। इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को मौत हो जाती है, यानी 29 और 30 जुलाई की मिडनाइट को। होता यह है कि ये रात को अपने ड्राइवर के साथ अपने स्कॉर्पियो में बैठकर डेहरी डालमिया नगर से पटना दानापुर के लिए निकलते हैं। लेकिन बीच रास्ते में जब इनकी गाड़ी औरंगाबाद ज़िले में होती है तो बारून पुलिस स्टेशन की हद में एक जगह आती है जिसका नाम है घनौती पुल। इसी पुल के पास उन पर जानलेवा हमला होता है, और हमला इतना खतरनाक है कि उनकी गाड़ी लड़खड़ा कर, उनकी गाड़ी असंतुलित होकर सीधे एक नाले में चली जाती है। ड्राइवर किसी तरह जान बचाकर इस मामले में पुलिस को और घर वालों को फ़ोन करता है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और विमल कुमार को नज़दीक के अस्पताल में ले जाया जाता है, मगर डॉक्टर उन्हें मृत करार देते हैं। ड्राइवर ये बताता है कि कुछ लोगों ने बीच रास्ते में उनकी गाड़ी रोकी थी और लूटपाट करने की कोशिश की थी। उन्होंने ही गोली मारी, जिससे विमल कुमार की मृत्यु हो गई। ये मामला अपने आप में काफ़ी सनसनीखेज था, और एक हाई प्रोफाइल मर्डर का मामला इसलिए था क्योंकि विमल कुमार कोई मामूली आदमी नहीं थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक नगर विकास परिषद के वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, यानी राज्य के सीनियर ऑफिसर्स में उनकी गिनती होती थी। अब ऐसे शख्स का कत्ल हो जाना, और वो भी लूटपाट के लिए, वो भी सरकारी गाड़ी में जब वो घर लौट रहे हों, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर बात थी। लेकिन मामला यहीं तक नहीं है। अभी इस मामले का खुलासा हुआ, उसके चंद घंटे गुजरते गुजरते विमल कुमार की जो पत्नी हैं बबीता, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो डेहरी के विधायक हैं, उन्होंने उनके पति की हत्या करवाई है। राजीव रंजन उर्फ सोनू उनका नाम है विधायक का, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि सोनू ने ही उनके पति का कत्ल करवा दिया। अब आप सोचिए कि एक विधायक पर इतना बड़ा इल्ज़ाम अगर लगे, और अगर पत्नी ये इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो उनके पास ऐसा कहने का क्या आधार हो सकता है? क्यों उन्होंने ये बात कही? इस पूरे मामले की फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन इस हत्याकांड को लेकर बिहार की राजनीति भी गर्म हो चुकी है। आइए सिलसिलेवार तरीके से अब आपको पूरी बात बताता हूं। रोहतास जिले में डेहरी डालमिया नगर विकास परिषद है। यहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं विमल कुमार, जो शनिवार 29 जुलाई को डेहरी में ही एक प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे। इस प्रोग्राम का नाम था एक शाम शहीदों के नाम। नाम से ही क्लियर है कि ये शहीदों की याद में रखा गया एक प्रोग्राम था। अभी 15 अगस्त का दिन भी करीब आ रहा है। इस प्रोग्राम में वो विधायक भी मौजूद थे, राजीव रंजन उर्फ सोनू, जिन पर विमल कुमार के कत्ल का इल्ज़ाम है। और विधायक और विमल कुमार दोनों साथ बैठे भी थे, लेकिन विमल कुमार वहाँ से ये कहकर जल्दी चले गए कि उनकी तबीयत खराब हो रही है और वो घर जाना चाहते हैं। विधायक का ये कहना है कि उन्होंने विमल कुमार से ये पूछा भी था कि आपको क्या तकलीफ है, आप इतने उदास परेशान क्यों लग रहे हैं? तो विमल ने ये कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सीजनल फीवर सा महसूस हो रहा है, तो इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ। ये तो रही 29 जुलाई के रात की बात, जब विमल कुमार डेहरी से निकले। उनको जाना था पटना के दानापुर, जहाँ पर उनका परिवार रहता है। रास्ते में वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे। उनके पास स्कॉर्पियो है और उसमें सायरन भी लगा हुआ है, साथ ही उनका जो नेम प्लेट डेजिग्नेशन वगैरह होता है वो भी लगा हुआ है। यानी ये एक तरह की समझ लीजिए कि एक सरकारी गाड़ी है, जिस सरकारी गाड़ी में एक सीनियर ऑफिसर बैठकर अपने ड्राइवर के साथ रात को पटना के लिए रवाना होता है। मगर होता यह है कि औरंगाबाद में बारून थाना इलाके के घनौती पुल के पास उनके साथ एक वारदात होती है। उनकी गाड़ी पुल के नीचे नहर में आधी घुसी हुई मिलती है, और साथ ही ड्राइवर पुलिस को और घर वालों को फ़ोन करता है और ये बताता है कि एक हादसा हो गया है। लुटेरों ने उनके साथ लूटपाट की विमल कुमार के साथ, और उन्हें न सिर्फ मारा पीटा बल्कि उन्हें गोली मार दी। अब ये बात जब पुलिस सुनी तो जाहिर है पुलिस की पूरी टीम वहाँ मौके पर पहुँची। किसी तरह से विमल कुमार को अस्पताल पहुँचाया गया, मगर डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड करार दिया। इसके बाद घर वालों को भी खबर मिली, तो घर वाले पटना में बदहवास हो गए और वो इस मामले की सच्चाई जानने के लिए व्याकुल हो गए।
पुलिस ने जब जांच शुरू की तो चूंकि इस मामले का इकलौता चश्मदीद विमल कुमार का ड्राइवर मिथिलेश कुमार ही था, तो पुलिस ने मिथिलेश कुमार से सबसे पहले पूछताछ की। अब मिथिलेश ने जो बातें बताई वो आप सुनिए। मिथिलेश ने सबसे पहले ये कहा कि 2 अपाचे बाइक पर 4 लोग आए थे जिन्होंने लूटपाट की कोशिश की और उन्होंने विमल कुमार को निशाना बनाया। इसके बाद पुलिस ने जब और पूछताछ की तो उसने कहा कि 2 नहीं, 1 अपाचे बाइक पर 2 लोग आए थे जिन्होंने ये हमला किया। तो यहां पर उसके बयान में एक झोल, एक डिस्क्रिपेंसी नजर आई। इसके बाद उसने ये बताया कि विमल कुमार को उन हमलावरों ने रोका, उनके साथ मारपीट की, लूटपाट की कोशिश की और उन्हें गोली मार दी। मगर जब विमल कुमार के शव का अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया तो कोई बुलेट इंजरी, कोई गोली के निशान उनके शरीर में पाए ही नहीं गए, मिली ही नहीं। इसके अलावा उनके गले में जो सोने की चेन थी वो भी इंटैक्ट थी। अगर लूटपाट हुई होती और लुटेरों ने कत्ल कर दिया होता तो कम से कम उन्होंने सोने की चेन जो गले में पहने हुए थे उसे तो लूट कर ले जाते। मिथिलेश कुमार जो इस मामले का चश्मदीद था, विमल कुमार का ड्राइवर, उसे कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन उसके शरीर पर खून के निशान थे। इसके अलावा उसने ये बताया कि विमल कुमार के साथ जब ये सब कुछ हो रहा था तो उससे गाड़ी असंतुलित हो गई और वो गाड़ी नीचे नहर की तरफ चली गई। लेकिन वो ये नहीं बता सका कि जब हमला हो रहा था विमल कुमार पर वो गाड़ी के अंदर थे या बाहर थे, वो खुद गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था या बाहर था। इस पर भी वो बहुत क्लैरिटी के साथ जवाब नहीं दे सका। ऐसे में पुलिस का शक मिथिलेश कुमार पर गहरा गया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने ये मान लिया कि विमल कुमार का कत्ल उसी ने किया है, यानी अपने ओनर का या ड्राइवर का उसी ने कत्ल किया है। पुलिस को एक शक मिथिलेश के बयान पर इसलिए भी हो रहा था क्योंकि विमल कुमार की गाड़ी सरकारी गाड़ी थी, उस पर सायरन लगा हुआ था, उनका नेम प्लेट वगैरह सब कुछ लगा हुआ था। तो आमतौर पर जो क्रिमिनल होते हैं वो इस तरह की गाड़ियों को लूटपाट के लिए निशाना बनाने से बचते हैं। शायद ही कोई ऐसा अपराधी होगा जो सरकारी ऑफिसर की गाड़ी जिसमें हूटर लगा हुआ हो या बेकन लाइट लगा हुआ हो, इस तरह की गाड़ी को टारगेट करता होगा। तो ऐसे में पुलिस का शक जो है मिथिलेश के बयान पर गहराया और उसके बाद मिथिलेश से जब और पूछताछ हुई तो उसने यह कबूल कर लिया कि उसी ने विमल कुमार की हत्या की थी। अब सवाल यह है कि विमल कुमार की हत्या उन्हीं के ड्राइवर ने क्यों कर दी? तो इसका जवाब भी ड्राइवर ने दिया और तफ्तीश में भी इसका खुलासा हुआ। पता चला कि मिथिलेश के व्यवहार से विमल कुमार बहुत खुश नहीं थे और उधर मिथिलेश इस बात पर खुश नहीं था कि विमल कुमार उससे बहुत ज़्यादा काम लेते थे। तकरीबन 6 महीने पहले मिथिलेश कुमार को उन्होंने काम से हटा भी दिया था, लेकिन मिथिलेश की पत्नी ने विमल कुमार से निवेदन किया और रिक्वेस्ट किया कि उनके पति को दोबारा काम पर रख लिया जाए, तो उन्होंने मिथिलेश को दोबारा काम पर रख लिया। यानी एक तरह से देखा जाए तो ड्राइवर और ओनर के बीच में थोड़ी तनातनी, थोड़ी लड़ाई झगड़े वाली स्थिति थी। और जो ट्रिगर पॉइंट इस कत्ल का बना, यानी अचानक जो कत्ल हुआ बीच रास्ते में, उसके पीछे की वजह यह हुई कि नेचर्स कॉल यानी टॉयलेट जाने के लिए आधे रास्ते में मिथिलेश कुमार जो ड्राइवर है वो रुकना चाहता था, मगर विमल कुमार इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। वो जल्द से जल्द पटना दानापुर अपने घर जाना चाहते थे। ऐसे में जब मिथिलेश ने गाड़ी रोकने की बात कही तो विमल कुमार ने उसे कथित तौर पर डांट दिया, जिसके बाद गुस्से में मिथिलेश ने न सिर्फ गाड़ी रोक दी बल्कि स्कॉर्पियो में ही पीछे बूट स्पेस में एक रॉड रखी हुई थी, उसी रॉड से उसने विमल कुमार पर हमला कर दिया। उन पर ताबड़तोड़ हमले किए जिससे उनकी वहीं मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद विमल कुमार ने झूठी कहानी बताई और इसे लूट का मामला बताकर पुलिस को फ़ोन कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और विमल कुमार को उठाकर अस्पताल ले गई, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि हुई कि लूटपाट में अगर गोली चली और गोली से हत्या हुई जैसा कि मिथिलेश ने बताया, तो शरीर में गोली के निशान होने चाहिए थे, लेकिन पोस्टमार्टम में कोई गोली का निशान नहीं मिला, बल्कि शरीर के ऊपरी हिस्से में सिर पर रॉड मारे जाने के निशान थे। उनका चेहरा भी बुरी तरह से घायल हो गया था। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से पुलिस ने इस मामले की जांच जब आगे बढ़ाई तो ड्राइवर की भूमिका जो है वो बेनकाब हो गई और उसे अपना जुर्म, अपना सच कबूल करना पड़ा। लेकिन ये तो रही पुलिस के तफ्तीश की बात। अभी विमल कुमार का शव उनके घर पटना लाया ही गया था कि उनकी पत्नी बबीता ने बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि डेहरी के जो विधायक है राजीव रंजन उर्फ सोनू, जिनका ताल्लुक लोक जनशक्ति पार्टी से है, उन्होंने उनके पति विमल कुमार की हत्या कराई है। क्यों कराई है, इसका जवाब उनके पास ये था कि विधायक लगातार
उनके पति विमल कुमार से रंगदारी मांग रहे थे और 25 से 50 लाख रुपयों की मांग कर रहे थे, जबकि उनके पति ईमानदारी से काम करते थे, कोई एक्स्ट्रा इनकम उनकी थी नहीं, तो किसी और को वो कहाँ से देते, और वो भी 25 से 50 लाख जैसी बड़ी रकम। लेकिन उनकी पत्नी बबीता का ये कहना था कि विधायक उनको तकरीबन हर रोज़ फ़ोन करते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखा हुआ था और लगातार उनसे पैसों की मांग की जाती थी, जिसको लेकर उनकी विधायक से कई बार कहासुनी भी हुई थी। रोज विधायक फोन करता था, रोज विधायक फोन करता था, इनको रोज काम करता था, फोन करके विधायक का रोज फोन करता था, रोज दिन विधायक फोन करके तंग करता था। कहे थे 29 तारीख को मिलने जाएंगे, हम बोले थे कुछ बोलिएगा नहीं, बोले नहीं बोलेंगे। रोज यहाँ आज कहा कहाँ है, मिलने आइए, बोले क्या पटना में है, नहीं है डेयरी में, आएंगे 29 तारीख को तो मिलेंगे। रोज फोन कर आइए हमारे घर मिलने आइए, हमको 50 लाख दीजिए, हमको 25 लाख, बोले हम गलत नहीं कर, कहाँ से कौन है विधायक? कौन है विधायक? वही डेयरी का विधायक रोज फोन करता था, जो नया बना रोज दिन फोन करता था, रोज हर 2 दिन पे हमको नगर पालिका में आना है, क्या क्या बोलता था हमको बताते नहीं, जो बोलते थे तो सुनते थे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, रोज दिन फोन करता था, रोज हर 2 दिन फोन कर पैसा मांगता था। हाँ पैसा मांगता था, हर दिन फोन कर ही, बोला हम कहाँ से देंगे, गलत, हम बोले यहाँ से चलिए, कोई छोटा सा जगह पे पकड़ लेंगे, यहाँ से गलत नहीं करेंगे, चलिए। रोज फोन करे, रोज फोन करे। 29 तारीख को मिलने गए थे उससे, क्या हुआ हम नहीं जानते, आ जाते तो हमको बताते क्या हुआ था उस बारे में। ये मिथिलेश्वर कोई ड्राइवर के साथ मिलकर जरूर ये कांड किया है, कोई ना कोई ड्राइवर के साथ मिला हुआ है, इतना दर्दनाक तरीके से मारा है। हमको फोन किया, साहब को अपाची वाला मारा, स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो पे उतना भारी, रोक के धक्का दे दिया होगा और मार के कभी दिया। तब कहा हमको कि साहब नहीं है, साहब बोले साहब एक्सीडेंट हो गया है, मित्र से नहीं, बोला आप बोल रहे हैं मेरे साहब को क्या हो गया, बोले साहब नहीं है। क्या ड्राइवर क्या बोला था? ड्राइवर छोड़ के उनको भाग गया। मैडम सर नहीं रहे, हम बोले क्या हुआ, तो अपाची वाला मार दिया है, हम बोले एक्सीडेंट हुआ है, तो नहीं अपाची वाला मारा है। हम बोले आप कहाँ थे, आप नहीं बचाए, आप गाड़ी रोके का है, तो गाड़ी रोको, हम बोले आप रोके का है गाड़ी, वो कुछ नहीं बोला, भागने लगा। हम बोले मेरे साहब कहाँ है? क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? नार्को टेस्ट करवा के जितने भी ड्राइवर लोग का नार्को टेस्ट करवाया जाए तो पता चले जितने भी ताकि लोग जितने किसके भी कहने पे लोग गाड़ी रोका है। संजीव है इसमें, सारे लोगों को उसको जितना जैसे मेरे साहब को मारा वैसे ही मारो, वैसे ही मारो, काट दो। ये सब ट्रेंड बना लिया है मीडिया, सब ट्रेंड बना लिया है कि पदाधिकारी सबसे कमजोर है, कहीं से बलि का बकरा बनना, पदाधिकारी को ही बनना है। सारा मंत्री विधायक सेफ रहेगा, जो बनेगा पदाधिकारी के मत्थे फुट रहा है। इसी घटना के बारे में कुछ और बातचीत करने के लिए उनके पति वापस दानापुर आ रहे थे, और वो जब घर आते तो जाहिर है विधायक ने उन पर और किस तरह का प्रेशर माउंट किया इसके बारे में वो बताते। लेकिन इससे पहले ही बीच रास्ते में उनके पति की हत्या हो गई, और ऐसे में उन्हें पूरा यकीन है कि उनके पति की हत्या में इलाके के जो विधायक हैं राजीव रंजन उर्फ सोनू, उनका ही हाथ है। अब जाहिर है एक इतने बड़े आदमी पर अगर कत्ल का इल्ज़ाम लगे तो पुलिस के लिए भी सख्ते में आ जाना लाजमी है, और ख़ासकर तब जब पुलिस इस मामले में कत्ल का आरोपी विमल कुमार के ड्राइवर मिथिलेश को बता चुकी हो। तो ऐसे में पुलिस ने नए सिरे से इस मामले में राजीव रंजन और सोनू की भूमिका की जांच करने का भी फैसला किया है। देखिए, डेहरी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी गाड़ी से पटना की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि उनके ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मारपीट करके इंजर्ड किया गया है, और जाने के क्रम में अस्पताल जब ले जाए गए तो वो मृत घोषित कर दिए गए। ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि 2 अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया गया कि 1 अपाची बाइक पर आए थे, और इस प्रकार से धीरे धीरे जब कहानी बदलने लगी तो पुलिस को शक हुआ। पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं
उनकी हत्या की है। और उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था और समय समय पर बहस होती थी, जिसका अन्य जो स्टाफ है नगर परिषद के उनके द्वारा भी पूछे जाने पर पता किया जा सकता है। उसने ये भी बताया कि कल दिन में भी काफ़ी बहस हुई थी और उसके पश्चात रात में जब रास्ते में दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे तो अचानक फिर किसी बात को लेकर उसका कहना है कि उसने कहा कि मुझे पेशाब करने जाना है और उसको रोका गया, कहा गया कि अभी रुकना नहीं। इसी बात को लेकर इमीडिएट तनाव हुआ और उसने गाड़ी रोकते हुए लड़ाई शुरू की। उसी में जो गाड़ी के पीछे एक रॉड रखा था, प्लम्बिंग रॉड था, उससे पहली बार गाड़ी में हिट किया। जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीचे उतरे तो फिर लगातार कई बार उसने रॉड से, जो यहाँ स्पॉट्स पे ब्लड मार्क्स मिले उसको कैसे मिले उसने बताया है। और उसके बाद उसने रॉड को यहीं बगल में, जो आप नहर देख रहे हैं इसके बगल में उसने फेंका है, ऐसा उसने बताया है। और उसके बाद उसको लगा कि बचने के लिए किस प्रकार की कहानी बनाई जाए। तो पहले तो उसने गाड़ी को यहाँ पर इस रूप में पार्क किया सुरक्षित, ताकि एक्सीडेंट जैसा प्रतीत हो। फिर बाद में उसे लगा कि शायद ऐसा इस कहानी में संदेह होगा, तब उसने ये अपाची वाली कहानी बना करके फ़ोन किया अपने किसी स्टाफ को, जहाँ से पुलिस को इस कहानी की जानकारी हुई। पुलिस सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, फोरेंसिक टीम भी आई है, उन्होंने घटनास्थल को इंस्पेक्ट किया है, उनसे भी हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं। जो बातें अभी प्रकाश में आई हैं इन सभी बातों का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचने से पहले हर बिंदु पर अनुसंधान करके ही इसमें हम कुछ फाइनली कह सकते हैं। ड्राइवर की बातें बदल रही थी, ड्राइवर ने बताया कि तनावग्रस्त था, अचानक कुछ जो क्राइम सीन पे भी जिस तरह से उसने बताया है, तो पहला तो हम लोग ये पता कर रहे हैं कि जो रॉड था, रॉड है वास्तव में रॉड यहाँ पर है कि नहीं। तो अभी गोताखोर बुलाए जा रहे हैं, गोताखोर आएंगे, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि रॉड फेंका था उसको भी हम लोग सत्यापित करेंगे। तो मर्डर वेपन मिलना है तो उससे काफ़ी बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो अभी केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऐसी बातें और होंगी हम लोग आगे इसको। उधर विधायक का ये कहना है कि उनका इस कत्ल के मामले से कोई लेना देना नहीं है। वो जब भी विमल कुमार को फ़ोन करते थे तो विकास कार्यों से जुड़ी कोई बातचीत करने के लिए फ़ोन करते थे, उन्होंने कभी कोई रंगदारी नहीं मांगी और रोज़ तो वो कतई फ़ोन नहीं करते थे। कभी कभार विकास के सिलसिले में, डेवलपमेंट वर्क के सिलसिले में उनकी विमल कुमार से बातचीत होती थी। तो विधायक ने खुद पर लगे इल्ज़ामों से इनकार किया है और साथ ही ये भी कहा है कि वो चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और उनकी भूमिका भी जांच ली जाए जिस तरह का इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है। तो ये है पूरा मामला। उधर जो विपक्ष के लोग हैं, चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी का सरकार के साथ अलायंस है, तो ऐसे में यानी बीजेपी के साथ, तो ऐसे में जो विपक्ष के लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग और खासकर राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने इस मामले में सरकार को घेरा है और ये कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है क्या इस मामले में विधायक का भी एनकाउंटर होगा। तो अपने आप में विमल कुमार के कत्ल की इस घटना को लेकर पटना की सियासत भी गर्मा गई है। देखिए, हम 100 दिन से भी ज़्यादा सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बने हुए हो गया है। इनसे बिहार नहीं संभल रहा, खजाना खाली है और पूरी तरीके से आप देखिएगा कि बिहार की जो स्थिति जो है, अपराधियों का जो है बोलबाला है। 100 दिन के अंदर इनके कार्यकाल में जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, ये दूसरे अधिकारी हैं जिनकी निर्मम हत्या जो है कर दी गई है, जो ईओ है। और सीधा आरोप जो है हम नहीं लगा रहे, जो ईओ के जो परिजन जो है, जो उनकी धर्मपत्नी है, वो साफ आरोप लगा रही हैं कि इनसे रंगदारी मांगा जाता था 50 लाख रुपया और नहीं देने पर विधायक ने हत्या कर दी। तो मेरा सवाल है, इससे पहले भी ईओ की हत्या हुई थी तो सम्राट चौधरी जी ने एनकाउंटर कराया था, रामधनी जी की एनकाउंटर कराया था। तो क्या अब इसका बदला एनकाउंटर से लिया जाएगा? क्या विधायक का एनकाउंटर सम्राट चौधरी कराएंगे? ये सवाल बड़ा खड़ा उठता है। और लगातार जो है इस सरकार में अपराधियों को जो है संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए, कई मामला सामने हम लोगों के आया है, कई गंभीर मामले होते हैं, उसमें एसपी या इंस्पेक्टर वगैरह लोग जाते हैं, लेकिन ये अचानक से आईजी साहब जो है उस डिवीज़न के, वो जा कर के बिना इन्वेस्टिगेशन हुए वो नतीजा सुना रहे हैं कि कैसे हत्या होगी। परिजनों का आरोप कुछ और है, आईजी साहब का बयान कुछ और आता है। और आप सब लोग जानते हैं जो आईजी साहब जो गए हैं, उनकी रुचि राजनीति में कितनी है
हालांकि वो अपना अलग ग्रुप भी बना करके जो है वो करते हैं, और उसके कार्यक्रम में ये विधायक की भागीदारी कितनी रही है, ये तो मामला खैर इसको अन्यथा कोई ना ले, लेकिन ये सवाल तो खड़ा करता है कि जब इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ तो ये बयान कैसे दे रहे हैं। यानी इस केस को मोड़ने की जो है तैयारी की जा रही है। जब तक विधायक पर नेम्ड एफआईआर नहीं होगा, नेम्ड एफआईआर विधायक पे नहीं होगा, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे और हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। नेम्ड एफआईआर होना चाहिए, कानूनी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और ये बिहार पुलिस तो विधायक को बचाना चाहती है। जो लोजपा एनडीए के विधायक हैं सोनू सिंह, इसकी जांच जो है सीबीआई से हम लोग कराने की मांग करते हैं। इसकी न्यायिक जांच भी होनी चाहिए। आने वाले दिनों में इस मामले की तफ्तीश जब और आगे बढ़ेगी तो इस मामले का कौन सा सच सामने आएगा। क्या सिर्फ और सिर्फ मिथिलेश कुमार ही इस कत्ल का इकलौता गुनहगार है पुलिस के मुताबिक, या फिर इस मामले में विधायक की भी कोई भूमिका है जैसा कि इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है, ये भी एक जांच का विषय है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, और इसमें कोई और अपडेट अगर आएगी तो हम या फिर हमारी टीम के जो दूसरे मेंबर हैं आपको यहाँ पर क्राइम तक पर ज़रूर हम उसके बारे में सूचित करेंगे और उसकी जानकारी देंगे। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने क्राइम तक पर आप लोगों को सुनाई थी उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है, तो आइए उनमें से कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ते हैं। वो जो प्रीवियस स्टोरी थी वो थी एक ऐसे मोडस ऑपरेंडी की जिसमें एक गैंग गुजरात में प्यार मोहब्बत का झूठा झांसा देकर और खूबसूरती का जाल बिछाकर लड़कियों को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर हनी ट्रैप किया करता था। 50 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर उन्हें लूटा जाता था। और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक शख्स के साथ लूटपाट हुई और उसी लूटपाट की वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया और अचानक उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो कोलैप्स कर गए और उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले की जांच गुजरात की पुलिस ने की थी और तब इसका खुलासा हुआ था। तो इस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ते हैं। उमा शंकर पारिक ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा नाम लिया। देखिए ये तो एक हमारी परिपाटी ही है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स और सवालों का जवाब दिया करता हूं। इसरार शेख साहब ने भी कमेंट किया और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है कि कहानी जो सुनाई गई उसका तरीका उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बल्कि वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए कह रहे हैं कि अच्छी तरह से आप अपनी बात रखते हैं। अमित ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। राजीव नैथानी का कमेंट है और उन्होंने मेरे बारे में ये कहा है कि आज ज़्यादा उम्र के लग रहे हो वत्स। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब उम्र जितनी है वो तो दिखेगी, लगेगी, छुपने छुपाने वाली कोई बात नहीं है। प्रदीप भामदू जी ने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि वो राजस्थान के हनुमानगढ़ से हैं। उन्होंने हिंदी में अपना नाम प्रदीप भाम्बू लिखा है, लेकिन जो उनकी आईडी है उसमें प्रदीप भामदू लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये भी क्लियर करें कि आप भाम्बू हैं या भामदू हैं। तो जया अवस्थी जी का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत। और रेखा बभोर जी ने ये कहा है कि आपकी स्टोरी अगर 1 घंटे की होगी तो भी मैं सुनूंगी, कितनी भी लंबी क्यों ना हो, बहुत अच्छी लगती है आपकी स्टोरी मुझे। थैंक यू वेरी मच रेखा जी। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि सारे लोग बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी होगी तो झेल नहीं पाएंगे। असल में इस बात की शुरुआत तब हुई जब हमारे एक दर्शक ने यह कहा कि मेरी स्टोरी का ड्यूरेशन जो है वो कम होता है, इसे थोड़ा और लंबा होना चाहिए। तो एनीवे थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अशोका शुक्ला जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। मोहम्मद शकील अंसारी का कमेंट है। अनिल गुरखेड़े का कमेंट है, बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छी कहानी सुनाए हो सर, और मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ, इन्होंने अपने बारे में बताया है। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हमें सुनते हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत आपका। स्मिता पटवर्धन का कमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके अलावा स्वास्तिक ने भी अपनी बात रखी है। दिव्या ने भी कमेंट किया है, योर एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी नाइस, थैंक यू फॉर ऑल योर स्टोरीज, इन्होंने लिखा है। मुफीद अहमद ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि मैं आपकी स्टोरी 8 से 10 सुनता हूँ रोज़ खाना बनाते हुए दुबई में। 8 से 10 इतनी स्टोरीज तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की है। अगर आप इस स्टोरी इस रफ्तार से सुनेंगे तो मुझे लग रहा है कि जो खजाना है वो ख़त्म हो जाएगा। तो एनीवे रिकी सलारिया ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके अलावा रंजन डी कामले भी हमारे लिसनर हैं, वो भी रेगुलर कमेंट करते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा
बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या आप भी विधायक को इस मामले में दोषी मानते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि जो विक्टिम हैं विमल कुमार, उनकी पत्नी को कोई कन्फ्यूज़न हुआ है? प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भी आपकी राय क्या है, उसका जवाब या उस आपकी राय जानने का हमें इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।